जैसा कि आप सबको पता है, आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ विश्ववीर आहूजा साहब तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर गए हैं और बोर्ड ने उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव आहूजा साहब को इंटरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। राजीव आहूजा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आहूजा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया और इस सही समय पर आपने बातचीत करने के हमारे निवेदन को स्वीकार किया। सबसे पहले जो कुछ शेयर होल्डर्स के लिए नुकसान होना था वो तो हो चुका, लेकिन इससे पहले कि और मैं आपसे सवाल पूछूं, आरबीएल बैंक के डिपॉजिट होल्डर्स के लिए एक बार बताएं, क्योंकि कई सारे डिपॉजिट होल्डर्स हैं जो हमें पूछ रहे हैं ट्विटर पर भी, वो चिंता में है कि क्या हो रहा है बैंक में, क्या हमारी डिपॉजिट सेफ हैं, कहीं कोई रिस्क तो नहीं। तो सबसे पहले डिपॉजिट होल्डर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगा कि आरबीएल बैंक का फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। हमारी कैपिटल एडिक्वेसी 16.3% है। हमारा नेट एनपीए रेशियो 2.15% है Q2 और वो 2% के नीचे आ जाएगा बाय Q4। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बैक और इस Q3 में हम फिर बेटर करेंगे। Q4 हमारा टारगेट है 1% आरओए देने का। सो ये हमारे फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। लिक्विडिटी तकरीबन 13,000 से 15,000 करोड़ की हम रखते हैं पिछले 18 महीने में। देखिए जो कुछ हुआ है ओवर द वीकेंड वो एक अलग घटना है, अलग उसका क्रम है। और जहां तक मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरी टीम का ऑब्जेक्टिव है, हमारा बैंक बहुत स्ट्रांग है और ये आगे बढ़ता रहेगा। और ये इसमें हमें पूरा बोर्ड का और आरबीआई का भी सपोर्ट है। आरबीआई का जो नॉमिनी आए हैं हमारे बोर्ड पे, उन्होंने स्वयं बोर्ड के साथ यूनानिमसली मुझे, जो मैं बैंक में रहा हूं 11 साल, चुना है इंटरिम एमडीसीओ के लिए। तो इसलिए किसी को भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं और मेरे बाकी सहकर्मी बैंक में जुटे हुए हैं पिछले 11 साल से। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एक केवल स्पेसिफिक इशू ऑन ट्रांजिशन को लेकर है, जिसलिए आरबीआई ने स्मूथ ट्रांजिशन करने का फैसला किया और उनका कोई और मकसद नहीं है। मैं बैंक में हूं, मैं सक्सेसर अपॉइंट किया गया था और उसके चलते मुझे उन्होंने इंटरिम एमडीसीओ बोर्ड ने चुना है। बाकी बैंक के फंडामेंटल्स बिल्कुल स्ट्रांग है। बिल्कुल। तो आहूजा साहब, आप ये कह रहे हैं कि किसी डिपॉजिट होल्डर्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, उसका पैसा एकदम सेफ है, उसे लाइन लगाकर पैसा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और जिसको जितना पैसा चाहिए बैंक इसी वक्त तुरंत देने के लिए भी तैयार है। इतनी आराम से लिक्विडिटी है, ये भरोसा दिलाएं। वी आर 24/7 ओपन। हमारे पास 15,000 करोड़ की लिक्विडिटी एक्स्ट्रा है। ओके, सो ये नहीं कि हमें कोई इसकी कोई चिंता है। हाँ, ये कंसर्न होता है ऐसे इवेंट्स पर, और मैं वो कंसर्न फुल्ली एड्रेस करना चाहता हूं, ताकि उस कंसर्न और बैंक की इस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में कोई कनेक्शन नहीं है कि कि बैंक के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या, क्योंकि मुझे सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस और हमारे स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स की फिक्र है। मुझे कोई फिक्र नहीं है कि कौन एमडीसीओ है कौन नहीं है। वो अलग घटना थी, वो हो चुकी है और बोर्ड यूनानिमस है। मुझे आगे देखना है और बैंक का स्ट्रेंथ, बैंक की परफॉर्मेंस, बैंक के मैट्रिक्स जी बढ़ोतरी पर है। अच्छा आहूजा साहब, अब ये बताएं, लोग जानना चाहते हैं स्पेशली, अब चलिए हमने डिपॉजिट होल्डर्स की कंसर्न्स तो आपने एकदम एड्रेस कर दी, बता दिया कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, भागिए, डरिए मत, पैनिक मत कीजिए। लेकिन शेयर होल्डर्स का क्या? 20% स्टॉक नीचे है और वो ये जानना चाहते हैं क्या वजह है कि विश्ववीर आहूजा साहब तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर गए हैं, क्या वजह है आरबीआई को अपना नॉमिनी बोर्ड पर अपॉइंट करना पड़ा, यानी कि जब सब कुछ ठीक होता है तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी क्या वजह जो आपके शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं? देखिए ये वाजिब क्वेश्चन है। देखिए जहां तक मेरा मैं आरबीआई के शूज में बैठकर उनकी तरफ से आंसर नहीं कर सकता। जो मुझे पता है, जो मुझे बताया गया है कि ये सिर्फ किया गया है स्मूथ ट्रांजिशन के लिए, क्योंकि 6 महीने पहले उन्हें एक साल का एक्सटेंशन दिया गया था विद अ क्लियर डायरेक्शन टू फाइंड अ सक्सेसर। और इंटरनली मेरा नाम, क्योंकि मैं ईडी रह चुका हूं पिछले 4-5 साल से, मेरा नाम वन ऑफ द पोटेंशियल सक्सेसर्स है। उसी को चलते उन्होंने स्मूथ ट्रांजिशन के लिए ये कदम उठाया होगा, ये मैं इसका मेरा ये आशय है। और इसके अलावा मुझे और कुछ पता नहीं, और फ्रैंकली आई डोंट थिंक इवन आरबीआई is bothered too much about it. They are only concerned about the welfare of the stakeholders, depositors, और eventually देखिए हमें परफॉर्मेंस करनी है, हमें एग्जीक्यूट करना है। कोविड-2 चला गया है, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती रहेगी। इवेंचुअली शेयर प्राइस विल गेट इंपैक्टेड। मैं शेयर प्राइस में मैं प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकता, मैं अपनी परफॉर्मेंस और अपने मैट्रिक्स को ही आपके सामने क्लियरली पेश कर सकता हूं,
और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास पूरा सपोर्ट है आरबीआई का और हमारी स्ट्रेंथ इतनी है कि हम एग्जीक्यूट कर पाए। बिल्कुल। ठीक है, 3-4 दिन ये चीजें चलेंगी, ये बिल्कुल वाजिब है, पर उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस स्पीक करेगी। एब्सोल्युटली। आहूजा साहब, आमतौर पर आरबीआई जब बोर्ड पर अपना नॉमिनी देता है तो उस समय देता है जब कहीं कहीं कोई दिक्कतें हों, क्योंकि पुराने ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखे, चाहे वो जम्मू कश्मीर बैंक का रहा हो, यस बैंक का रहा हो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, धन लक्ष्मी बैंक, इसलिए लोगों को डर है, इसी वजह से ये रिएक्शन भी है। मैं चाहता हूँ एक बार इस रिएक्शन को आप जरा क्लियर करें अपने हिसाब से, जो कंफर्ट कॉन्फिडेंस देना चाहें कि आरबीआई के जो नॉमिनी हैं योगेश दयाल साहब 2 साल के लिए आपके बोर्ड पर आए हैं, क्या वो सिर्फ ट्रांजिशन के लिए है या फिर आरबीआई को ये लगता है कि नहीं, आरबीआई के कामकाज पर ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत है, इसलिए हमारा नॉमिनी बैठे? इसे ज़रा क्लियर करें सर। देखिए अनिल जी, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी कॉन्वर्सेशन है, अगेन मैं आरबीआई के कोई एट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। मुझे मुझे उनका आदेश है कि आप एमडीसीओ बनेंगे। देखिए, 2 चीजें हैं। आरबीआई बहुत रीजन से ये सब करता है और हर एक बैंक का वेरी स्पेसिफिक रीजन होता है। हमारी आप फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखिए और जो आपने 4-5 बैंकों के नाम लिए, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हमारी कैपिटल एडिक्वेसी, हमारी दूसरी तिमाही की प्रॉफिटेबिलिटी और हमारा प्रोजेक्शन, नेट एनपीए ऑफ 2.15% सिंघवी जी, इस माहौल में बहुत मायने रखते हैं और हमारी लिक्विडिटी, मुझे उन पर फोकस करना है। आरबीआई ने मुझे कल ही बोला है, हमारे बोर्ड ने क्लियरली बोला है, आप वहां फोकस करिए ना। किस वजह से उन्होंने ये किया है, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि ये ट्रांजिशन को लेकर है, ताकि ट्रांजिशन स्मूथ रहे। कब तक रहेंगे, कब तक नहीं, मुझे इसमें फ्रैंकली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। और फ्रैंकली जहां तक मेरा सवाल है, मुझे आरबीआई का सपोर्ट चाहिए एज अ बैंक। एवरी बैंक नीड्स द सपोर्ट ऑफ द आरबीआई। हम आरबीआई के अम्ब्रेला में काम करते हैं और अगर उनका नॉमिनी हमारे बोर्ड पर है, हमें स्ट्रेंथन करता है, तो उसमें क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। और हमारे हमारे ग्राहकों को, हमारे शेयर होल्डर को इस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कोई और उनकी आशा और मंशा होती तो मुझे वो नहीं बिठाते यहाँ पर। और जहां तक हमारा, मुझे पता है करना है और मुझे क्लियर डायरेक्शंस है पूरे बोर्ड से कि बैंक को कहां लेके जाना है और कहां हमारा एग्जीक्यूशन है Q3 और Q4 के लिए। इसमें कोई डाउट नहीं, राजीव आहूजा साहब की जब आरबीआई को बोर्ड ट्रांजिशन करना है तो आपसे बेहतर कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि आप ऑलरेडी आरबीएल बैंक के शुरुआत से साथ में हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आपको उनके ऑपरेशंस की, कामकाज की पूरी जानकारी है। इसी के नाते एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, क्या पिछले साल 2 साल में आरबीआई की तरफ से कोई ऐसे कम्युनिकेशन बैंक को लेकर आए हैं जिनमें बैंक के एसेट क्वालिटी को लेकर या बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर आरबीआई को किसी तरह की कोई चिंता हो, उन्होंने इस तरह की चिंताएं जाहिर की हो अपने कम्युनिकेशन में, और उसके बाद ये सब कुछ हुआ? क्या इस पर कुछ आप बता सकते हैं? नहीं अनिल जी, कोई इस बारे में कोई एक भी दो राय नहीं है। जो हम डिस्क्लोज करते हैं वही हम आरबीआई को मोर फ्रीक्वेंटली डिस्क्लोज करते हैं। तो जो मैं आपको हर एक तिमाही में बोलता हूं, वो फ्रैंकली ऑल एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई प्रैक्टिसेस होता है। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस, कॉरेस्पॉन्डेंस हर एक बैंक के साथ ऑन वेरियस पॉलिसीज, प्रोसेसेस, रिस्क फ्रेमवर्क, जो हमें स्ट्रेंथन करने पड़ते हैं। देखिए, कोविड के चलते काफी चीजें हमें स्ट्रेंथन करनी पड़ी एज अ सिस्टम, एज एन इंडस्ट्री। तो वो लेकर हम रोज बरोज उनसे हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है और हमें भी ये मानना चाहिए कि इसमें आरबीआई का भी एक मकसद है कि सिस्टम स्ट्रांग हो। उनका मकसद है कि डिपॉजिट्स की प्रोटेक्शन हो और उसके लिए बैंकों को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। सो इसलिए फाइनेंशियल्स को लेके मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब हम आपको डिस्क्लोज करते हैं वो फुल ऑडिटेड होते हैं और वो आरबीआई के साथ भी बहुत डिटेल में डिस्कस होते हैं। तो उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हाँ, रोज के रोज हम नए सर्कुलर्स आते हैं, नई जी। पॉलिसीज आती है, नई रिक्वायरमेंट, उनको इंप्लीमेंट करते हैं जी। और उनमें आरबीआई हमारी सहायता करता है। हम वो मार्गदर्शक के लिए हमारे हैं और वो सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और आहूजा साहब, अगर मैं आपसे बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ तो एक चीज़ निश्चित मानिए कि मेरे पूछने के पीछे पर्पज़ ये है, मकसद ये है कि चाहे आपके डिपॉजिट होल्डर्स हों, चाहे आपके शेयर होल्डर्स हों, उन्हें वो कंफर्ट और कॉन्फिडेंस मिल जाए। अब एक सवाल और है जो बाज़ार में चर्चाएं चल रही कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स, कुछ और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो आरबीएल बैंक में साइजेबल स्टेक लेना चाहते हैं या ऐसे लेने के लिए उन्होंने आरबीआई को अप्रोच किया है। आई एम श्योर आप यही कहेंगे कि मुझे पता नहीं, लेकिन क्या आमतौर पर अगर मैं भी आरबीएल के शेयर खरीदना चाहता हूं, मैं
कम से कम 2 रिसर्च रिपोर्ट पढ़ूंगा, या मैं कहीं कहीं बैलेंस शीट Sure. देखूंगा, एनुअल रिपोर्ट पढ़ूंगा। अगर कोई 10% स्टेक लेने की सोचे तो जाहिर सी बात है वो मैनेजमेंट से बात भी करेगा, समझेगा भी कि क्या Sure. बैंक में चल रहा है, क्या नहीं। क्या किसी तरह के कोई संकेत आपको अब तक ऐसे मिले कि बड़े इन्वेस्टर्स ने बैंक के बारे में समझने की कोशिश की हो कि बैंक कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, और इस तरह की खबरों में क्या कोई दम है, कोई सच्चाई है, कुछ कह सकते हैं आप इस पर? ये अनिल जी, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। मेरा सिर्फ ये मैसेज है लोगों को, हमारे शेयर होल्डर स्ट्रांग हैं। हमने पिछले साल 1600 करोड़ रुपए रेज किए थे इक्विटी में, नवंबर 2020 में। बहुत स्ट्रांग शेयर होल्डर्स हैं, उसमें से 2 जो हमारे साथ तकरीबन 7 से 10 साल रहे हैं, वो बिल्कुल दृढ़ है हमारे साथ। हमारी 16.3% की कैपिटल एडिक्वेसी है अनिल जी। मुझे ग्रोथ इतनी ही नहीं दिखती कि मुझे तुरंत कैपिटल रेज करना पड़े, और अपॉइंटेड टाइम पर हम रेस करेंगे जब ग्रोथ एकदम स्टैब्लिश हो जाएगी। अभी 2-3-4 क्वार्टर के लिए हमारे पास बहुत है टू बेसिकली कंटिन्यू ग्रोइंग वे वी आर। सो देखिए, बाय Q3 Q4 आवर प्रॉफिटेबिलिटी विल आल्सो इंप्रूव। तो मुझे जो मार्केट में जो चल रहा है, मुझे उसके बारे में कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, और ना मैं कंफर्म और डिनाई कर सकता हूं। मैं यही बोलूंगा कि जो हमारी फाइनेंशियल जी पोजीशन है जी। वो वेरी वेरी स्ट्रांग है, और उसी पर हम काम कर रहे हैं और उसी को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक बाद में उसके चलते मार्केट उसका क्या आशय निकालती है, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट मिलती है, वो तो समय बताएगा, ठीक क्योंकि बात है। हमें अपना एग्जीक्यूशन करना है और बाकी एब्सोल्युटली, मार्केट देख लेगी। एब्सोल्युटली। तो सर मेरे ज़्यादातर कंसर्न सब खत्म हो चुके हैं जो आरबीएल बैंक को लेकर जो लोग जानना चाहते थे। एक आखिरी सवाल उससे रिलेटेड जो है वो ये कि ये कोविड के वक्त से न सिर्फ आरबीएल बैंक के साथ में, कई सारे बैंक के साथ में ऐसा हुआ कि अनसिक्योर्ड लोन्स हैं या आपके पर्सनल लोन्स या तो क्रेडिट कार्ड वाले लोन्स हैं, उनको लेकर थोड़ी चिंताएं बढ़ी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ एनपीए बढ़ जाएंगे, या वहाँ पर एसेट क्वालिटी कैसी है। इसके बारे में आप क्या भरोसा देना चाहेंगे अपने शेयर होल्डर्स को? देखिए अनिल जी, बिल्कुल सही सवाल है। इस कोविड के माहौल में अनसिक्योर्ड लोन्स एंड कुछ सिक्योर्ड लोन्स भी काफी अंडर परफॉर्म किए हैं, क्योंकि ये देखिए, ये लाइवलीहुड हेल्थ का इशू बन गया पिछले 18 महीने से, स्पेशली कोविड 2। तो जाहिर है कि थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, और हमने वो इम्पैक्ट डिस्कस किया था अपने जून तिमाही के रिजल्ट्स में। और आपको पता है, हमने एक्स्ट्रा प्रोविजन लिए थे अपनी हिस्ट्री में, पहली बार हमने लॉस किया था, एक्स्ट्रा प्रोविजन लिए थे हमने। और वही देखिए, आप Q2 में वो पलट के तकरीबन 35-40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ पैट के बेसिस पर। तो काफी रिवर्सल हो गई है। और अनिल जी, मैं ये कहता हूं कि हमारी सेकेंड हाफ में क्रेडिट कॉस्ट 50 से 60% होगी पहले हाफ में, और वो ऑलरेडी है, कलेक्शंस बढ़ गई हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और हमने ये पूरा अपना प्लान बना लिया था, पर कोविड आ गया तो काफी प्लान्स हमें पीछे रखने पड़े, क्योंकि बहुत इमीडिएट इश्यूज पे टैकल करना था। लॉन्ग टर्म हमारा प्लान यही है कि हम सिक्योर्ड अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। होम लोन्स, ऑटो लोन्स वगैरह, ट्रैक्टर लोन्स, ये सब शुरू हो गए हैं। पर ये सब करते करते 2-1.5-2 साल तो लग जाता है अनिल जी। पर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अनसिक्योर्ड लोन्स को लेके बिल्कुल क्लैरिफाइड है, ऑल द बुक्स है। और जो आप रिवर्सल्स देख रहे हैं हमारे प्रोविजन में दूसरी तिमाही में बनिस्बत पहली तिमाही, और जो तीसरी तिमाही होगी और चौथी तिमाही भी, उसमें साफ पता लग जाएगा कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तभी मैं बोल रहा हूं अनिल जी, हमारा क्वार्टर 4 में 1% आरओए जो हम 2017-18 और अर्ली 19 में देते थे, और मच स्मॉलर बेस आ जाएगा। आहूजा साहब, वैसे तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं इतने एक्सपीरियंस और अनुभवी बैंकर रहे हैं, आपने आरबीएल में इतना समय दिया, पूरी इंडस्ट्री में। लेकिन इस वक्त अब आपके सामने जब इस हॉट सीट पर आप हैं, 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। एक, आपके डिपॉजिट होल्डर्स और जो शेयर होल्डर्स हैं उनका ट्रस्ट वापस हासिल करने की, राइट? कहीं भी वो थोड़ा डेंट तो लगाए, कहीं धक्का लगाए, वो वापस उन्हें जरूर, कैसे आए? जरूर। और दूसरा, बैंक की परफॉर्मेंस यहाँ से कैसे बेहतर हो? इन दोनों को लेकर आपके क्या प्लान है, ये जानना चाहता हूँ। अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर पुटिंग दीज टू थिंग्स वेरी स्क्वेयरली। जी देखिए, मैं जो भी आपके प्रश्न हैं तो इवेंट्स को लेकर, मैं उन्हें सर आंखों पर लगता हूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है एड्रेस करना। जो मेरे कंट्रोल में है, जो मेरी टीम के कंट्रोल में है, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, टोटल क्लैरिटी। जो बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन है, जो हमने कम्युनिकेट किया है 27-28 अक्टूबर को, वो वो रहेगा कि नहीं रहेगा, और वो बिल्कुल रहेगा। आप मान के चल लीजिए, Q3 में हमारी परफॉर्मेंस Q2 से ज्यादा बेहतर होगी, और Q4 में ज्यादा बेहतर होगी। ये एज ऑफ नाउ आई एम टेलिंग यू, क्योंकि माहौल चेंज हो गया है, कलेक्शंस वापस आ गई हैं, बिजनेस वापस आ गया है। और देखिए, फ्यूचर का तो ये है,
हमारा बिजनेस काफी स्ट्रांग है। एक बारी ये 3-4 महीने कोविड के पूरे खत्म हो जाएं, जैसे तैसे अगले साल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम अपना कैपिटल हमारे पास इंटैक्ट है, हमारे पास लिक्विडिटी है और हमारे पास लोग हैं। सो टू मी कम्युनिकेशन क्लैरिटी टोटली इज द ओनली वे टू गेन ट्रस्ट। एंड आई कैन टेल यू बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में और इस इवेंट में कोई लिंकेज नहीं है। और मेरा मकसद केवल यही है, बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बैंक की एग्जीक्यूशन पर ध्यान दूं। और हमारे पास स्ट्रेंथ है, ठीक है, 2-3-4 दिन ये एंजाइटी रहेगी और मैं उससे भाग नहीं रहा हूं। मैं कम्युनिकेट करूंगा और आप मुझे फिर से बुलाएं, मैं फिर आऊंगा। पर मुझे ये 100% कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो टर्न अराउंड है वो हो रही है और वो और स्ट्रांग होगी। यू सर। और ये वाकई में मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आमतौर पर इस तरह की सिचुएशन में टॉप मैनेजमेंट या प्रमोटर्स बात नहीं करना पसंद करते हैं, लेकिन आपने सामने से आकर बात की, हर एक मुश्किल सवाल का जवाब भी पूरी ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ आपने दिया है, जो आई एम श्योर आपके डिपॉजिट होल्डर्स और आपके शेयर होल्डर्स को थोड़ा शांत करने में मदद करेगा। एक आखिरी सवाल सर है, आप 1 साल के लिए इंटरिम एमडी और सीईओ हैं, तो एक तरह से क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि विश्ववीर आहूजा साहब जो छुट्टी पर गए अब वो वापस नहीं आएंगे छुट्टी पे, और 1 साल तक तो अब कमान आप ही को संभालनी है? और दूसरा ये कि क्या आप आरबीएल के बोर्ड में कुछ ऐसे बदलाव करना चाहेंगे या करने के बारे में सोचेंगे आरबीआई के साथ मिलकर, जिससे कि बोर्ड और ज़्यादा मजबूत बने आपकी लीडरशिप में? देखिए अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकली मेरा इंटरिम एमडी एंड सीईओ है, तो उसमें कोई टेनर नहीं है। एक प्रोसेस होता है बोर्ड का और आरबीआई का, और उसके बाद एक फॉर्मल सर्च कमेटी नियुक्त की जाती है बोर्ड के द्वारा, फिर आरबीआई उसको अप्रूव करता है फॉर फाइनल एमडी एंड सीईओ। उसमें 4-5 महीने लगते हैं और ये सब बाय जून एंड होना ही चाहिए ना। देखिए दो चीजें हैं, मेरा अभी की पोजीशन इंटरिम एमडी एंड सीईओ टू टेक फुल चार्ज ऑफ द बैंक एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। और अगले 5-6 महीने में जो भी बोर्ड डिसाइड करेगा, जो भी आरबीआई अप्रूव करेगा, वो बेस्ड ऑन वेरी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंस्टीट्यूशन की, शेयर होल्डर्स की और डिपॉजिटर्स की। और अगर बोर्ड मुझे बोले कि आप उसमें अपना नाम डालिए और आप एक कैंडिडेट होंगे, तो मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ये बैंक 2010 में ज्वाइन किया था और हम इसको एक 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 मकाम पर लेके आए हैं। हालांकि ठीक है, पिछले 1-2 सालों में चीजें एग्जैक्टली नहीं हुई हैं जो हम चाहते थे, पर उसके लेसन्स हमको लेकर आगे चलना है। क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है, मेरी टाइटल का नहीं है, हमारी टीम का नहीं है। हमारा एक मकसद है बैंक की स्ट्रेंथ, बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और हमारे डिपॉजिटर्स और शेयर होल्डर्स की रखवाली। ठीक बात है। और आपका जो विज़न है और आपका जो इरादा है, आई एम श्योर सर आप और आपका बैंक उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। और आई एम श्योर कि आपके डिपॉजिट होल्डर्स और साथ ही आपके शेयर होल्डर्स दोनों के लिए बैंक के साथ अच्छा वक्त फिर से आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आहूजा साहब, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और सारे सवालों के जवाब आपने बखूबी दिए हैं। और मुश्किल थे सवाल शायद थोड़े मेरी तरफ से, लेकिन आपने उन्हें एक्सेप्ट करके जवाब देने के बारे में सोचा और आप आए। फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सिंघवी जी, थैंक यू सो मच। तो आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ, इंटरिम एमडी और सीईओ राजीव आहूजा साहब, काफ़ी चीज़ें आहूजा साहब ने क्लियर की। बिल्कुल सर।